YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग उस पहलू पर बात करेंगे जिस पर के कायदे से अब पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के प्रहरी हैं या डिक्टेटरशिप के रिप्रेजेंटेटिव हैं, खुद डिक्टेटर हैं। और जब हम डिक्टेटरशिप में रहते हैं तो हमारी किस तरह की मनोदशा हो जाती है, किस तरह के लक्षण है जो डिक्टेटरशिप में हमें एकदम अपील करते हैं। मेरे सामने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध है, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वॉचडॉग ने 2017 में, जो कि फ्रीडम हाउस संगठन का एक हिस्सा है, यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन है उसको आधार बना के सारी दुनिया के तकरीबन 195 देशों का उन्होंने अध्ययन किया कि वहाँ मानवाधिकारों की और लोकतंत्र की और स्वतंत्रता की क्या स्थिति है। और इन 195 देशों में जो सर्वे करके जो रिसर्च सामने आई उसमें ये था कि इन 195 देशों में 87 देश ऐसे हैं जो कि अपने को मुक्त राष्ट्र या स्वतंत्र देश कहते हैं। इन सो कॉल्ड मुक्त राष्ट्रों में 49 राष्ट्र ऐसे हैं जो मुक्त नहीं हैं। 59 राष्ट्र अंशतः मुक्त हैं। पृथ्वी पर तकरीबन 7.5 बिलियन लोगों में 39% आबादी ऐसे लोगों की है जो पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं और 36% आबादी ऐसी है जो कि स्वतंत्रता से एकदम वंचित है। 25% ऐसे लोग हैं जो कि मात्र कुछ छोटी मोटी स्वतंत्रताएं उनके पास हैं, बाकी जो मानवाधिकार हैं उनकी पूर्ण आज़ादी उनके पास नहीं है। इसका अर्थ यह है कि करोड़ों लोग इस पृथ्वी पर अधिनायकवाद में या डिक्टेटरशिप में रहते हैं जिनके पास में स्वतंत्रता नहीं है, या जिन देशों में जो सार्वभौम मानवाधिकार घोषणा पत्र है उसका पालन नहीं होता। और जहां मानवाधिकारों का पालन नहीं होता वहां गरीबी होती है, अज्ञानता होती है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, सामाजिक अन्याय होता है। जो लोग आंदोलन करते हैं उनको बिना बताए जेल में ठूंस दिया जाता है, तरह तरह की यंत्रणाएं दी जाती हैं। आए दिन ऑनर किलिंग, बुलडोजर किलिंग, एनकाउंटर कल्चर और करप्शन, ये कॉमन फिनोमेना है जिनको के फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी वॉचडॉग ने रेखांकित किया। जो चीज वो रेखांकित नहीं कर पाए या जिस पर कायदे से बात होनी चाहिए कायदे खोल के, वो ये कि मसलन आप डिक्टेटरशिप को पहचानेंगे कैसे? अगर कोई डिक्टेटर किसी भगवान के मंदिर जाए और भगवान की पूजा करे, भगवान का ही जलसा करे, भगवान को ही जनता के सामने पेश करे, तो क्या उसे डिक्टेटर कहेंगे? सामान्य तौर पर लोगों की स्थिति होती है कि वो भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और उसके बहाने डिक्टेटर्स के सामने भी नतमस्तक होते हैं। मैं पिछले करीब 16-17 साल की उम्र से मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता रहा हूं।
मेरे अपने निजी अनुभव से जो चीज निकल के आई है उसे मैं साझा कर रहा हूं आपसे कि आखिर डिक्टेटरशिप की या तानाशाही की समाज में लाक्षणिक विशेषताएं क्या हैं, और अभी जो प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है जो कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के जरिए चुनी गई है, ये ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो समस्याएं रखी जाएं, इलेक्शन कमीशन उनका संतोषजनक उत्तर नहीं देता, लेकिन इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर जरूर कर देता है। 2014 के पहले ये फिनोमेना नहीं देखा गया, लेकिन 2014 के बाद में कॉन्स्टेंटली ये फिनोमेना देखा गया कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन में उठाई गई गंभीर आपत्तियों को दरकिनार करता रहा है, आज भी कर रहा है। सतह पर डेमोक्रेसी है, सतह पर कॉन्स्टिट्यूशन है, संसद है, संसद की बिल्डिंग है, विपक्ष है, बोलने की सो कॉल्ड आजादी है, और उसके नाम पर किसी को भी पकड़ के बंद कर देने की आजादी है। डिक्टेटरशिप का पहला लक्षण है जो कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वो क्या है कि झूठ बोलो और खूब एग्रेसिव प्रोपेगेंडा करो। जितने डिक्टेटर रहे हैं सारी दुनिया में, वे इस मतलब सूत्र का बुनियादी तौर पर सबसे पहले पालन करते रहे हैं, और जितने भी समाज में उदारतावादी क्रांतिकारी विचार हैं, संगठन है, उनका जम के विरोध करो। संयोग देखिए, नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक जो मॉडल है, उस राजनीतिक मॉडल की शुरुआत हुई थी डेवलपमेंट से, और वो सबसे बड़ा फेक न्यूज साबित हुआ, सबसे बड़ा फेक स्लोगन साबित हुआ। लेकिन लोगों के जेहन में डेवलपमेंट डेवलपमेंट गुजर दिया गया, और जो लोग स्वाधीनता आंदोलन में, जिन संगठनों ने भाग लिया था, जिन लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी थी, आतंकवाद के खिलाफ में कुर्बानियां दी थी, जिनके नेता मारे गए, सैकड़ों कार्यकर्ता मारे गए, उन सब पर नरेंद्र मोदी ने और उनके जो मीडिया गैंग है उसने एग्रेसिव कैंपेन किया। नाम दिया टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही। तानाशाही का जो पहला लक्षण है उस या पहला मंत्र है, उस पहले मंत्र का नरेंद्र मोदी ने अक्षरशः पालन किया है। वो पहला मंत्र क्या है? झूठ बोलो, आक्रामक प्रचार करो, उदारतावादी और क्रांतिकारी विचारधारा और संगठनों का विरोध करो और उनको कलंकित करो। और ये जो फिनोमिना है, ये खाली एक नरेंद्र मोदी के यहाँ नहीं है, बल्कि ये फिनोमिना उन तमाम डिक्टेटरों के यहाँ दिखाई देता है जो कि अभी दुनिया में शासन कर रहे हैं। दूसरा मंत्र है उसका कि डिक्टेटरों को जनता की स्वतंत्रता पसंद नहीं है, और जनता का अपने तरीके से जीना, रहना, खाना, पीना, सोचना पसंद नहीं है। वो ये नहीं पसंद करते कि जनता स्वतंत्र रूप से सोचे, रहे, अपने काम करे। बल्कि डिक्टेटर की जो का दूसरा मंत्र है वो ये कि अपना एजेंडा जनता की चेतना पर थोपो, जनता के दिमाग को अपने एजेंडे के तहत बंदी बनाओ। जो लोग उसके एजेंडे को स्वीकार न करें उसको जेल में डालो, उसके ऊपर झूठे केस लगाओ, उसके ऊपर तरह तरह की सेंसरशिप लगाओ, मीडिया में उसे लिखने मत दो, साइबर सोशल मीडिया में उसे बोलने मत दो, इंटरनेट पर उसको तरह तरह से बाधित करो, अपमानित करो, दंडित करो, आइसोलेट करो, और न बन सके तो फिर ट्विटर को, फेसबुक को एक लिस्ट दे दो कि इनकी वेबसाइट, इनकी टाइमलाइन पोस्ट, इनकी ट्विटर पोस्ट ये न पढ़ी जाएं, इसके लिए हम तुम्हें पैसा देंगे। यानी एक घोषित सेंसरशिप और एक अघोषित सेंसरशिप, ये दोनों ही स्तरों पर ये दूसरा मंत्र डिक्टेटरशिप का वो काम करता है।
क्यों? क्योंकि उसे नागरिकों की स्वतंत्र रूप से सोचने की आदत पसंद नहीं है। उसकी आदत यह है कि मैं अगर शिलान्यास करने जा रहा हूं, मैं मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा हूं, अब सारे देश को घंटे बजाने होंगे। अब गली गली सिर्फ जय श्री राम करना होगा। नरेंद्र मोदी जा ही सकते हैं मंदिर, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन आपत्ति है कि इस एजेंडे को एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल एजेंडा बना के लोगों के ऊपर थोप दिया जाए, लोगों को इससे बांधने की कोशिश की जाए, आंदोलित किया जाए और सारे मीडिया को इस लाइन में लगा दिया जाए। इसे कहते हैं व्यक्तिगत तौर पर सोचने, बोलने और देखने की स्वतंत्रता को बाधित करना और उसके ऊपर अपना एजेंडा थोपना। तीसरा जो मंत्र है, जो कि बड़ा अद्भुत मंत्र है, जिसका कि आप लोग सब जानते हैं, मैं तो इसका जिक्र कर रहा हूं कि एक ग्रांड नैरेटिव जो डिक्टेटरशिप का चल रहा है, तानाशाही का जो एक महाआख्यान हमारे बीच में चल रहा है, उसको एक राजनीतिक तौर पर डिफीट दी जानी चाहिए। और डिफीट तब दी जाएगी जब आप उसे पॉलिटिकली चिन्हित करेंगे। वो तीसरा मंत्र क्या है? जनता अनुकरण करे और चुप रहे। केंद्र और राज्य की सरकारें जो कह रहे हैं उनकी बात मानो, उनको फॉलो करो, उनकी आलोचना मत करो। केंद्र की नीतियों का समर्थन करो, विरोध मत करो। जो विरोध करें उन्हें पकड़ो, जेल में डालो, उन्हें धरना करने की, प्रदर्शन करने की, जुलूस करने की, रैली करने की, दिल्ली में और दूसरे शहरों में जहां पर कि बीजेपी का शासन है, वहां अनुमति मत दो। और अगर भूल से गलती करें तो उन पर केस लगाओ और तरह तरह की यातनाएं दो और हिरासमेंट करो। और इसके लिए जमीनी स्तर पर तो पुलिस है, लेकिन अगर वो किसी तरह से इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब इसका इस्तेमाल करें तो उसे वहां पर मंत्रालय के जरिए नियंत्रित करो। उनका यूआरएल नंबर भेजो, उनकी दर्शक संख्या, श्रोता संख्या, उनके अकाउंट, इनको ब्लॉक करो। और इसके लिए जरूरी हो तो पैसा दो, नहीं माने तो डंडे के बल पर करो। चौथा मंत्र जो कि डिक्टेटरशिप का है, जो कि चल रहा है, और इसने एक बहुत बड़ा शानदार तरीका अपनाया है। हिंदुस्तान की खूबी है कि हिंदुस्तान में तरह तरह की संस्कृतियां हैं और तरह तरह की जनजातियां हैं, जातियां हैं, जाति समूह हैं, नेशनलिटीज हैं, इनकी कल्चर है और 50 किस्म के धर्म है। सिर्फ एक धर्म नहीं है, सिर्फ एक देवता नहीं है, 33 करोड़ देवता हैं। और प्रैक्टिस में अगर आप देखेंगे तो 33 करोड़ से ज्यादा देवता मिलेंगे आपको हिंदुस्तान में। तो एक नया फिनोमेना डेवलप हुआ है जिसको कि कायदे से दर्ज किया जाना चाहिए। वो फिनोमेना ये है कि लोकतंत्र में क्या है कि लोग अपने विचारों का अनुकरण करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार वे अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में एक सचेत कोशिश विकसित की गई है, आम जनता को धार्मिक और सांस्कृतिक संस्कारों और रिवाजों में झोंक दो और आम जनता को लोकतांत्रिक संस्कारों और रिवाजों से एकदम विरत करो। आम जनता को धार्मिक संस्कारों और रिवाजों में झोंकना ऊपर से लगता है कि अरे भाई धर्म में क्या परेशानी है, अगर कुंभ का मेला हो रहा है, पूर्णमासी का स्नान हो रहा है, अमावस्या की पूजा का स्नान हो रहा है, देवोत्थान एकादशी का दर्शन के मेला लग रहा है और उसमें 50 लाख लोग वृंदावन जा रहे हैं और 25 लाख लोग जो है
हरिद्वार में नहाने जा रहे हैं, और अब तो टूरिज्म आ गया है, तो टूरिज्म में लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये जो रिवाजों की वर्षा और रिवाजों में बांधने का जो प्रकल्प है, ये अद्भुत प्रकल्प है। आप जाइए दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में और दूसरी जगह, आपको जगह जगह मिलेगा कि प्रधानमंत्री स्वयं अपील कर रहे हैं कि फला उत्तराखंड में फला मंदिर के दर्शन करने चलो। और तो वो खुद कह रहे हैं कि 23 तारीख से अयोध्या चलो। अयोध्या जाने में कोई दोष नहीं है, अयोध्या लोग जाते ही रहे हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, प्रधानमंत्री को इन धार्मिक तीर्थ स्थानों के विज्ञापन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। प्रधानमंत्री के पास और कोई काम नहीं है क्या? प्रधानमंत्री इतने भोले हैं कि वे, और इतने शिक्षित हिंदू हैं कि वे ये अपील कर रहे हैं हर जगह, बैनर्स लगा लगा के, होर्डिंग लगा लगा के, मासिव कैंपेन, करोड़ों रुपए का कैंपेन लॉन्च किया गया है इसके लिए ये धार्मिक संस्कारों और रीति रिवाजों को जनता की गोलबंदी का एक तरह से हिस्सा बनाया जाए, जनता के दिमाग को नियंत्रित करने का हिस्सा बनाया जाए, जनता लोकतांत्रिक मसलों पर एक्टिव होकर अपने दिमाग का इस्तेमाल न करे। इसका धार्मिक पूजा से, धार्मिक संस्कारों से कोई लेना देना नहीं है। यह सारी दुनिया के डिक्टेटरों का एक ग्रांड डिजाइन मंत्र रहा है कि जनता को संस्कारों और रीति रिवाजों और धार्मिक उत्सवों में डुबो दो। पांचवा मंत्र है डिक्टेटरशिप का, जिसे लागू किया जा रहा है, और इस पर हमें सोचना चाहिए कि हम क्या करें। वो ये कि अब आम आदमी ये मानने लगा है कि, और मैं आज देख रहा था अभी हाल के जो संडे के अखबार में एक संडे इंडियन एक्सप्रेस के एक कॉलमिस्ट ने लिखा, मोदी जो प्रॉमिस करते हैं वो इंप्लीमेंट करते हैं। अब मोदी के प्रॉमिस की गारंटी है। वो पूछा जाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस सबसे अच्छा अखबार है, डेमोक्रेटिक अखबार है। उसमें जब इस तरह के कॉलम आते हैं, वीर सांघवी एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार है, वह जब इस तरह से ब्लंट कॉलम लिखता है इंटरनेट पर कि मोदी अजेय हैं, मोदी को कोई नहीं हरा सकता, तो चिंता होती है कि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं। सो पांचवा जो मंत्र है वो ये, डेमोक्रेसी रहेगी तो डेवलपमेंट रहेगा। अगर देश में डेवलपमेंट होना है, देश को आगे जाना है, जैसा कि लोगों के जहन में उतार दिया गया है, तो तानाशाही बहुत जरूरी है। और जो तानाशाही में मजा लेने लगते हैं, डिक्टेटरशिप जिन्हें पसंद आने लगती है, जैसे कि अभी भीड़ चल रही है, अभी क्या है कि हर आदमी दौड़ के आरएसएस के ऑफिस की तरफ जा रहा है, हर आदमी दौड़ के नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहा है। आप जाइए किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप जाइए किसी कॉलेज में, आप मिडिल क्लास के लोगों में जाइए, आप रेलवे स्टेशन में बात कीजिए, हर आदमी लग रहा है कि वो सारे के सारे लोग अब सिर्फ हिंदू हैं और उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम यह है कि मोदी सही कर रहा है। तानाशाही का मतलब डेवलपमेंट है। मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी विकास कर रहे हैं। तो पांचवा मंत्र यह है कि तानाशाही का मतलब डेवलपमेंट। ऐसे लोग या इस तरह का कैंपेन आम जनता में समर्पण भाव पैदा करता है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग डेवलपमेंट के लिए तानाशाही को जरूरी समझते हैं, वे लोग ये रियलाइज ही नहीं करते कि स्वतंत्रता का या लोकतंत्र का मतलब क्या है, उसकी जरूरत क्या है समाज में, उसकी जीवन में जरूरत क्या है, उनके निजी जीवन में जरूरत क्या है। वे उसे महसूस ही नहीं करते।
उनको अनुकरण करना अच्छा लगता है, वो अनुकरण करते हैं। अगर शाखाएं लग रही तो वो शाखा में जाएंगे। अगर उनके आरएसएस के जो, अब आरएसएस की स्थिति क्या है कि उसने हर शहर में सैकड़ों संगठन लॉन्च कर दिए हैं। आप जिस तरह के संगठन में जाना चाहें, सब तरह के संगठन अवेलेबल है, और सब तरह के संगठनों की डेली एक्टिविटीज हो रही हैं, मासिव एक्टिविटीज है। एक ही लक्ष्य उसका, जनता को एक ही दिशा में दौड़ने दो। और वो दिशा कौन सी है? सिर्फ अनुकरण मूलकता की। ऐसे लोग जो एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, एक ही संगठन के दरवाजे की तरफ दौड़ रहे हैं और एक ही नेता के पीछे दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग स्वतंत्रता का, लोकतंत्र का क्या अर्थ है और क्या जरूरत है जीवन में, कैसे वो रेलिवेंट है, इसको महसूस ही नहीं कर सकते। ये सवाल आपके मन में उठ ही सकता है कि जब इतना माहौल बनाया हुआ है और सब अखबार के कॉलमिस्टों से लेके, टीवी के एंकरों से लेके, टीवी के जो है तमाम किस्म के डिबेटरों से लेके, और तमाम साइबर पर चलने वाले चैनलों से लेके, जो मैक्सिमम प्रोपेगेंडा है वो यही कहता है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, वे बेसिकली ये कहते हैं डिक्टेटरशिप का कोई विकल्प नहीं है। मोदी लोकतंत्र के आइकॉन नहीं है। ऐसे में सवाल उठता ही है कि जब इतने बड़े पैमाने पर देश में लोग सोच रहे हैं मोदी 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 मोदी, और जिससे बात करो वो मोदी को वोट देने जा रहा है। मैंने हर कॉलमिस्ट जो लिख रहा है वो कह रहा है मैं कॉमन मैन से बात करके आया हूं, कॉमन मैन कह रहा है मैं मोदी को वोट दूंगा। तो क्या ऐसे लोगों में जो कि अनुकरण करते हुए मोदी के पीछे लग गए हैं, क्या ऐसे लोगों में कभी लोकतांत्रिक चेतना लौटेगी? क्या वे लोग कभी लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होंगे? मेरा अनुमान है कि वे लोकतंत्र के पक्ष में उनमें से बहुत सारे लोग लौटेंगे। अब ये अपने स्वार्थ की वजह से, समुदाय के स्वार्थ की वजह से, जाति के स्वार्थ की वजह से, पुरस्कार के स्वार्थ की वजह से, पद पाने की स्वार्थ की वजह से वे लोग जय हो मोदी कर रहे हैं, जय हो आरएसएस कर रहे हैं, लेकिन वे लोग, उनमें से एक अच्छा खासा हिस्सा लौटेगा। उसका कारण क्या है? आप किसी को भी पकड़िए जो कि आरएसएस के पीछे भाग रहा है और पद पा रहा है, नौकरी लगाई जा रही है, बाकायदा जो कार्ड होल्डर है उन्हीं की नौकरी लगाई जा रही है, जो उनके यहां से जिनके नाम आ रहे हैं उनकी नौकरी लगाई जा रही है। ये एक बड़े पैमाने पर, जिसे कहेंगे मतलब पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, रिक्रूटमेंट है। नौकरियां बिहार में भी लगी हैं 4 लाख से अधिक लोगों की, लेकिन बिहार की सरकार ने यह नहीं पूछा कि जिसे नौकरी दी जा रही है उसकी पार्टी क्या है। सैकड़ों ऐसे भी लोगों की नौकरी लगी है जो कि आरएसएस के लोग हैं, वहां ऐसे लोगों की भी नौकरी लगी है जो आरजेडी के हैं, जेडी के हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनका किसी दल से लेना देना नहीं है। 4 लाख लोगों की नौकरी लगी है। आप मध्य प्रदेश उठाइए, आप उत्तर प्रदेश उठाइए, आप दिल्ली में उठाइए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में उठाइए, आप लार्ज स्केल पर जो अपॉइंटमेंट है वे उन्हीं लोगों के अपॉइंटमेंट हैं जो कि आरएसएस के रिकमेंडेशन से आए हैं। आप बात कीजिए उनसे, वो आपको बताएंगे वो कैसे आए। वो जब ये बताते हैं कि वो कैसे आए हैं, तो वे जाने अनजाने एक मैसेज देते हैं। वो मैसेज ये होता है कि अभी टाइम निकल जाने दो, ये चले जाएं, हम तुम्हारे साथ आएंगे, हम डेमोक्रेसी की तरफ लौटेंगे। और वे जब ये बात कहते हैं कि हम जानते हैं बहुत करप्शन है, हम जानते हैं बहुत मनमानी हो रही है और एक तरफा अपॉइंटमेंट हो रहे हैं और अयोग्य लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो वे इस चीज का संकेत देते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी ट्रैक पर लौटेगी। पहले कभी नहीं देखा गया ये। पहले जिन लोगों की सिफारिश से नौकरी लगती थी वे बोलते नहीं थे किसने सिफारिश की है, लेकिन अभी तो स्थिति है कि आप कहीं भी पकड़ लीजिए, आपको तत्काल बता देगा किसके जरिए वो आया है और कैसे, किससे फोन कराया है, कहां से नौकरी लगी है उसकी। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप मध्य प्रदेश में जाइए, आप जो
बीजेपी शासित राज्य हैं और केंद्र के द्वारा शासित जो विश्वविद्यालय जहां नौकरियां लगी हैं उनसे मिलिए, तो आपको पता चलेगा कि नौकरियां कैसे लगी हैं। और ये जो संकेत है, ये जो सूचनाएं वो देते हैं, वो इस बात का संकेत है कि डेमोक्रेसी में उनमें से एक अच्छा खासा सेक्शन लौटेगा। वो एक बात और भी कहते हैं, जिसका कि राहुल गांधी ने एक एमपी के जरिए जिक्र किया था। वो एक बात और भी कहते हैं कि मोदी को तुम जाने दो, मोदी ने कितना सताया है हम तुम्हें बताएंगे, हम जनता को बताएंगे। ये जो इच्छा है, जो कि या ये जो तरीका है लोगों के बोलने का, ये सिग्नल है कि लोग डेमोक्रेसी की तरफ लौटेंगे। अगर डिक्टेटरशिप की तरफ जाने का लक्ष्य होता तो वे इस बात को छुपाते कि उनकी सिफारिश किसने की है, लेकिन वे छुपा नहीं रहे। एक अन्य चीज है वो ये कि जिसे डेमोक्रेसी का जिसे मंत्र कहते हैं, और ये आखिरी बात है जिसको मैं अभी शेयर करके ये फिलहाल एपिसोड रोकूंगा मैं, कि डिक्टेटरशिप में जो लोग रहते हैं, जैसा कि हम लोग रह रहे हैं पिछले 10 साल से, डेमोक्रेसी नहीं है, किसी भी तरह की डेमोक्रेसी नहीं है। आप ये सोचिए, एक सामान्य सी चीज है ये कि मेरे जैसे व्यक्ति को, जिसका कि किसी से कोई लेना देना नहीं है सिवाय इसके कि मैं लिखता पढ़ता हूं, 2019 के पहले तक मेरे पास में फेसबुक का रिटेन स्टेटमेंट ईमेल के जरिए आता था कि आपके महीने में जो पोस्ट हैं उनको लाइक करने वालों की संख्या 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 21 लाख रही है। हर महीने स्टेटमेंट आता था। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी के जीतने के बाद एक नया चेंज हुआ। फेसबुक ने स्टेटमेंट भेजना बंद कर दिया, और बंद ही नहीं किया, उसने मेरी पोस्ट दिखाई न दे यह व्यवस्था कर दी। और यह मेरी खाली व्यवस्था नहीं हुई, जैसा कि मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स बताती हैं, तकरीबन 45,000 यूआरएल फेसबुक के बाकायदा फेसबुक को दिए गए और कहा गया कि इनको रोको, इनका सर्कुलेशन रोको। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक महीने के लिए मुझे फेसबुक लाइव करने से बाधित कर दिया गया, जबकि मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने सुबह प्रोग्राम किया, अफगानिस्तान में जो वापसी थी अमेरिकी सेना की, और वहां जिस तरह से विदेश नीति हमारी फेल हुई उसे लेके, और जिससे प्रोग्राम किया उसके 1 घंटे बाद ही मैं 1 महीने के लिए बैन कर दिया गया। और 1-1 घंटे के लिए तो 1 महीने के लिए जो बैन किया गया, उसके बाद तो 1-1 घंटे के लिए तो मतलब 2500 बार बैन किया गया। ये मैं बाद में क्यों कह रहा हूं, जब एक मेरे जैसे साधारण लेमैन के लिए ये बाधा खड़ी हो सकती है, तो एक साधारण नागरिक के लिए कितनी बड़ी समस्या हो सकती है साधारण जीवन में। तो जो लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं और जो लोग डिक्टेटरशिप में रहते हैं, इन दोनों की फीलिंग्स अलग होती हैं, इनकी अनुभूतियां अलग होती हैं। डिक्टेटरशिप में रहने वाले जो पिछले 10 साल में जिनकी अनुभूतियां बनी हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में अब लोकतांत्रिक फीलिंग नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के कैंपेन की सबसे बड़ी विजय है। हमारे लिए ये सबसे बड़ी पराजय है, डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी पराजय है कि वे लोग जो कि लोकतंत्र में बड़े हुए थे, वे अब लोकतंत्र को भूल गए और लोकतंत्र को बुरी नजर से देखते हैं। जिन्होंने लोकतंत्र स्थापित किया, लोकतंत्र के लिए कुर्बानियां दी, उनको वो घृणा की नजर से देखते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नरेंद्र मोदी के कैंपेन की, और इसको बाकायदा रेखांकित किया जाना चाहिए। एक और चीज हुई है, आम लोगों के जीवन ने उतार दिया है, नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है। हर डिक्टेटर ये करता रहा है। फ्रीडम हाउस की जिस रिपोर्ट का मैंने शुरू में जिक्र किया, उस रिपोर्ट में भी ये पहलू है कि ज्यादातर डिक्टेटरों ने लोगों के मन में ये चीज उतार दी है कि अब तानाशाही के बिना जीवन संभव नहीं है। अब जीना है तो तानाशाही में जीना है, उसी में ही आनंद है। वे तानाशाही के बिना जीने की कल्पना से ही घबराते हैं। लोगों में है ना, हमारे जज डरते हैं भाई।
हमारे राजनेता डरते हैं, जनता का एक बड़ा हिस्सा है वो डरता है कि नरेंद्र मोदी चले जाएंगे तो क्या होगा। जजों ने डर के जजमेंट दे दिया, उन्होंने फैक्ट्स चेक ही नहीं किए कि अगर जजमेंट नहीं देंगे तो पता नहीं मंदिर के नाम पर क्या बवाल खड़ा हो जाएगा। डिक्टेटरशिप एक लाइफ स्टाइल के अंग के तौर पर हमारे जीवन में दाखिल होती है और हम ये महसूस करने लगते हैं कि तानाशाही के बिना तो हम जी नहीं सकते। हमें लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, हमें स्वतंत्रता की जरूरत नहीं है। स्थिति यह हो जाती है कि हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जो लक्ष्य है वे हम डिक्टेटरशिप के बिना अचीव ही नहीं कर सकते। इसलिए अब लाइन लगी हुई है सबकी, आरएसएस की ओर चलो, हिंदुत्व की ओर चलो। हर आदमी कह रहा है जय श्री राम। अरे जिसने कभी हनुमान चालीसा नहीं देखा, जिसने कभी रामायण पुस्तक नहीं देखी, वो भी कह रहा है कि मैं राम भक्त हूं। जो कभी राम जी के मंदिर ही नहीं जाता वो भी कह रहा है जय श्री राम। क्यों? इसे कहते हैं डिक्टेटरशिप की जीवन शैली। और इसने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन दोनों को बड़े गहरे प्रभावित किया है। इसलिए पेशेवर लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो पेशेवर ढंग से पेश आएंगे, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनके प्रति उनके अंदर अगाध आस्था होगी, उसमें एक बड़ा सेक्शन वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक फीलिंग्स को भूल चुका है। वे ये बात मानते ही नहीं है कि डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं उन्हें हम पूरा कर सकते हैं। उनको तो अब ये लगता है कि हम सिर्फ पूरा कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी के जरिए कर सकते हैं, आरएसएस के जरिए कर सकते हैं। ये जो फीलिंग है, ये फीलिंग वह है जो कि तानाशाही की राजनीति पैदा करती है। इसीलिए यह कहा गया कि तानाशाही एक बीमारी है। वह व्यक्ति और जनता इन दोनों को बहुत गहरे प्रभावित करती है और यह बीमारी कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। और इस बीमारी की कोई एक जाति, एक धर्म, एक संस्कृति नहीं है, बल्कि ये पूरे राष्ट्र को प्रभावित करती है। यही वह जगह है जहां से आपको नरेंद्र मोदी के नए अभियानों की समीक्षा करनी होगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।